नमस्कार दोस्तों। अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर हम विमर्श को आज एक और नए आयाम तक लेकर जाते हैं और उसकी एक और महत्वपूर्ण व्यवस्था की चर्चा करेंगे, बाजार व्यवस्था तो मूल्य नियंत्रण। अलाउद्दीन खिलजी अपने काल के अद्भुत शासकों में जाता है तो मसाहत की पद्धति के बाद यदि कोई और उसकी दूसरी व्यवस्था जो उसे आगे ले जाती है वो उसकी बाजार व्यवस्था और मूल्य नियंत्रण की ही पद्धति है। इस बाजार व्यवस्था का मूल उद्देश्य क्या था? वो क्यों लाया इस बाजार व्यवस्था को? जब इस पर हम चर्चा करते हैं, इसको हम देखते हैं, तो हम पाएंगे कि इसका मूल उद्देश्य आम जनता को लाभ पहुंचाना या पूरे साम्राज्य में कीमतों को स्थिर करना नहीं था। अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा महत्वाकांक्षी शासक था जो एक विशाल सेना के माध्यम से संपूर्ण भारत को अपने कदमों के नीचे लाना चाहता था। इनफैक्ट वो भारत से आगे का भी उसका विजन था। वो अपने आप को सिकंदर सानी कहता है, दूसरा सिकंदर कहता है, यानी वो सिकंदर की तरह विश्व विजय का लक्ष्य रखता है। इसके लिए एक विशाल सेना उसको रखने की आवश्यकता थी। विशाल सेना को रखने के लिए विशाल संसाधनों की आवश्यकता होती। इतने संसाधन उस मध्यकाल में जुटा पाना उस छोटे से दिल्ली सल्तनत के लिए मुश्किल था। उसने इस कारण से ऐसी व्यवस्था की कि सैनिकों को रखने की लागत में ही कमी लाए। लागत में कमी लाने के लिए उसने बाजार व्यवस्था को लागू किया। इस बाजार व्यवस्था का मूल उद्देश्य सैनिकों को उचित कीमत पर वस्तुएं उपलब्ध कराना ही था। हालांकि आम जन भी नियंत्रित मूल्यों एवं कम कीमतों से लाभान्वित हुए, उन्होंने इसका लाभ उठाया। इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी रहे, उसको हम लोग लास्ट में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके एक एक मूल बिंदुओं पे चर्चा करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी कि इस व्यवस्था का प्रसार क्षेत्र क्या था? तमाम स्कॉलर्स हैं, कुछ का कहना है अति उत्साह में कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसे संपूर्ण भारत में प्रसारित कर दिया। किंतु मध्यकाल में इतनी उन्नत व्यवस्था को संपूर्ण भारत में प्रसारित करना न तो संभव था और न ही इसका कोई साक्ष्य मिलता है। इसका जो स्वीकार्य मत है कि यह व्यवस्था दिल्ली एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थापित रही होगी या इसका प्रसार उससे अधिक हुआ होगा, तो जो छावनी के क्षेत्र हैं, जो कैंटोनमेंट एरियाज हैं, जहां सैनिक रहते हैं, उसके आसपास रहा होगा, जिससे कि सैनिकों को इन कम कीमतों का लाभ मिल सके और कम वेतन देकर भी विशाल सेना को रखा जा सके। प्रोफेसर के.एस. लाल, प्रोफेसर मूरलैंड का मानना है कि व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही लागू थी। तो इस तरह का एक डिस्प्यूट्स है, लेकिन आप सामान्य तौर पे मान सकते हैं कि यह व्यवस्था दिल्ली एवं जो कैंटोनमेंट एरियाज हैं उसके आसपास लागू थी। अब इस बाजार के नियंत्रण, इसके संचालन के लिए वो सरकारी व्यवस्था क्या किया, वो तंत्र कौन सा स्थापित किया जो इस व्यवस्था को लेकर आगे बढ़ सके। पहला तो उसने एक दीवान रियासत नाम का नया विभाग ही बना दिया, एक डिपार्टमेंट बनाया, दीवान रियासत। वो दीवान रियासत का प्रमुख याकूब को बनाया और उसमें विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। जैसे साहना की नियुक्ति की गई, वो बाजार का अधीक्षक था। वरीद की नियुक्ति की गई जो गुप्तचर था, सॉरी यहाँ मरीज हो गया, वरीद की नियुक्ति की गई जो गुप्तचर था। इसके अलावा अन्य प्रकार के मुनिहान की नियुक्ति की गई और अन्य कई प्रकार के परवाना नवीश की नियुक्ति की गई। तो इस तरह के एक अधिकारी तंत्र का विस्तृत संरचना बनाई गई, जिस संरचना के माध्यम से वो इस पूरी व्यवस्था को नियंत्रित कर सके। अब इस बाजार व्यवस्था में कितने टाइप्स के थे, तो टाइप्स पे जब हम चर्चा करेंगे तो हम पाएंगे कि इस बाजार व्यवस्था में सबसे पहले तो एक मंडी थी या गल्ला बाजार, दूसरा सराय अदल है। सराय अदल का तो वैसे शाब्दिक अनुवाद न्याय का स्थान होता है,
किंतु ये मूल रूप से विदेश से आयातित वस्तुओं या दूर दराज से आई वस्तुओं को बेचने का स्थान था। थर्ड बाजार था घोड़ों, दासों एवं मवेशियों का बाजार, और चौथा एक सामान्य बाजार था। अब हम आते हैं मंडी पे। मंडी मंडी में अनाज की निश्चित कीमत की गई। यह मूल रूप से अनाजों की मंडी थी, और अनाज की सप्लाई करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दो प्रकार की व्यवस्थाएं अपनाई। एक तो जो खालिसा से प्राप्त कर था उसको ग्रेनरीज में रखा, गोदामों में रखा, जरूरत पड़ने पे उस अनाज को भेजा जा सकता था। दूसरी बात की तमाम व्यापारी थे, बंजारे थे, जिनको यह टास्क दिया गया कि आप दूर दराज तक जाइए और सामान को लेकर आइए, अनाज को लेकर आइए और बाजार में आपूर्ति करिए। और यह व्यवस्था एफिशिएंट थी। आपको जान के आश्चर्य होगा, बर्नी लिखता है कि बहुत ही कम ऐसे अवसर आए जब सरकार को, जब सुल्तान को अपनी गोदामों से बाजार को अनाज देना पड़ा, क्योंकि ये व्यापारी ही पर्याप्त मात्रा में अनाज ला देते थे। और साथ ही साथ जो बरीद और मुनिहान होते थे वो इस व्यवस्था पे कठोर अपना नियंत्रण रखते थे। यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मुनाफाखोरी कर रहा है या अनाज को ले जाकर कहीं और स्टॉक कर रहा है, कालाबाजारी कर रहा है, उसकी सूचना सुल्तान को मिलती थी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती थी। साथ ही जो भू राजस्व था, जिसकी दर बढ़ाकर 50% कर दी गई थी, उसे नकद की साथ साथ जिन्स में भी लिया जाता था, यानी अनाजों के रूप में भी लिया जा सकता। तो भू राजस्व के रूप में भी बड़ी मात्रा में अनाज एकत्रित हो जाते थे। अब सराय अदल दूसरे प्रकार का बाजार था। यहाँ बाहर से लाए हुए सामान बिकता था। सरकारी आर्थिक सहायता, कहीं न कहीं इसमें सब्सिडी देकर वस्तुएं बेची जाती थी। तो एक परवाना नवीश नामक अधिकारी होता था, परमिट देने वाला अधिकारी, जो कि बहुमूल्य व्यक्तियों को जब तक परमिट नहीं देता तब तक वो बहुमूल्य कपड़े नहीं खरीद सकते। तो एक तरह से जो वो अच्छी वस्तुएं थी, महंगी वस्तुएं थी, उनकी राशनिंग की गई, उनको कंट्रोल किया गया कि उनकी कालाबाजारी ना हो सके, जो व्यक्ति सक्षम है वही खरीदे और उसका दुरुपयोग न हो। तीसरा बाजार था घोड़े, दासों एवं मवेशियों का बाजार। ये बाजार मेन रूप से मूल्य को निर्धारित कर लिया गया और बिचौलियों पे कड़ी नजर रखी गई। हर प्रकार की घोड़े का कैटेगराइजेशन हुआ, कैटेगरी के हिसाब से घोड़े का मूल्य निर्धारित था, और इसी प्रकार दासों का भी मूल्य निर्धारित था। और इन सब पे ये कोशिश की जाती थी किसी प्रकार के मध्यस्थ या बिचौलिए दामों में हेर फेर न करे, बाजार को डिस्टर्ब न करे। ऐसा करने वाले को दंडित किया जाता था। एक अन्य बाजार था जो सामान्य बाजार था। इसमें रोजमर्रा की चीजें मिलती थी। आम जनजीवन को चलाने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता थी वो सब इस बाजार में उपलब्ध थी। और इसकी सबसे आश्चर्यजनक बात थी कि उन सारी वस्तुओं की कीमतें निर्धारित थी और अलाउद्दीन खिलजी ने उनको उस कीमत पर बेचा, उसे वो बेच सका। नजीर, जो कि दीवाने रियासत में ही नियुक्त किया गया था, नजीर का काम रहता था कि सही मात्रा देना और सही दाम पे देना, इसको नियंत्रित करे। मात्रा और कीमत दोनों को नियंत्रित कर वो कठोर अनुशासन बनाए रखता था, और जिससे कि कठोर अनुशासन बनाए रखता था जिससे कि बाजार सही से चल सके। इस पूरी व्यवस्था का निष्कर्ष ये है कि इससे सामंतों और मध्य वर्ग को लाभ मिला। एक मजबूत सैनिक तंत्र स्थापित हुआ, किंतु इससे एक वर्ग शोषित भी हुआ। कमजोर पिछड़े वर्ग इस व्यवस्था का लाभ नहीं उठा सके। ओके, थैंक यू।